दोस्तों, सफलता के बारे में बहुत ही प्यारी बात बोली गई है। सक्सेस इज़ स्वीट बट द सीक्रेट इज़ स्वेट। अर्थात सफलता मीठी है पर इसका रहस्य जो है वो स्वेट यानी पसीना है। जितना ज़्यादा मेहनत रूपी पसीना बहाओगे उतने ही ज़्यादा आप निखर कर बाहर निकलोगे। तो जुड़ जाइए दोस्तों अभी से, इसी वक्त से, और मेहनत की भट्टी में अपने आप को तपाओगे तो एक दिन आप स्वर्ण बनकर बाहर निकलोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। तो दोस्तों, नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, और नीति शास्त्र के अंतर्गत नीति शास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य, महापुरुषों के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं, नैतिक संप्रत्यय, उसके बाद निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, प्रशासकों का आचरण, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक मूल्य और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। दोस्तों, इस टॉपिक की जो वैल्यू है या जो इसकी जो वेटेज है वो सिविल सेवा परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा है। हर बारी आरपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछने की एक ट्रेंड रखती है। 2013 में यहाँ से सवाल पूछा गया था, 16 में यहाँ से पूछा गया, 18 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। एक जो कॉमन सा प्रश्न है वो तो यही है कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या है, ये पूछा है। इसके अलावा 2018 में इसमें से पूछा था कि राजनीतिक तटस्थता जो है वो सुशासन सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डील करने के लिए ही हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और क्या होते हैं प्रशासनिक मूल्य, क्या क्या उनकी जो मीनिंग होता है, फिर इस टॉपिक पर हम प्रश्नों को देखेंगे। तो इस आज के टॉपिक में हम इसकी सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, इसका निर्धारण कैसे होता है, फिर अलग अलग जो मूल्य हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, और इस अध्याय पर आधारित जो है प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है इसमें हम देखेंगे कि जो है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या होते हैं। ये प्रश्न आरपीएससी ने कई बार पूछ लिया कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या होते हैं। ये 2 नंबर में पूछते हैं और बड़े सवाल में पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर में अगर पूछते हैं तो आपको केवल जो है उन वैल्यूज़ के जो है वो नाम लिखने हैं। जैसे आप सत्यनिष्ठा, सबसे ऊपर सत्यनिष्ठा को लिखना आपको, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता। तो अगर आपको ऐसे टेबल बनाने का बोले कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे ये निम्न है: सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठा। ऐसे 6-7 लिख दोगे, ठीक है। ये तो 2 नंबर का प्रश्न हो गया। अब अगर आपको 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? जैसे 2021 में अपने को 5 नंबर का प्रश्न पूछा था कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या है, तो आपको हेडिंग देनी है सत्यनिष्ठा, और उसका मीनिंग बताना है कि सत्यनिष्ठा यानी मन, क्रम, वचन में। आगे अपन देखेंगे सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या है। मन, क्रम, वचन में एक रूपता, यानी अपनी कथनी और करनी में भेद नहीं रखना, ठीक है। ये सिविल सर्वेंट का एक बुनियादी मूल्य होता है। ईमानदारी यानी कि अपने हितों की पहले से ही घोषणा करना, और बिना किसी बाहरी दबाव के जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना, या लाभ के कोई कार्य नहीं करना, ठीक है। जो भी आपकी कोड ऑफ एथिक्स कहती है उसके हिसाब से काम करना है। निष्पक्षता यानी कि अपने निर्णयों में निष्पक्ष रहना, किसी भी एक पक्ष की ओर आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठता यानी कि आपके जो पूर्वाग्रह हैं उन पे आधार पर नहीं करके आपको तथ्य और तर्क के आधार पर कोई भी डिसीजन लेना है। वस्तुनिष्ठ होना, ऑब्जेक्टिव रहना आपको, ठीक है। समानुभूति यानी कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके दर्द को उसी के स्तर पे जाके समझना है, यानी कि वो कैसा महसूस कर रहा है। जैसे ये कहते हैं ना कि दूसरों के जूते में अपना पाँव रखकर उसकी बात समझ लेना, यानी किसी के जूते में अगर कील लगी हुई है तो उसका दर्द वो महसूस कर रहा था, आप उसको कब महसूस करो? जब आप खुद भी अपना पाँव उसमें डालोगे तब पता लगेगा कितना दर्द हो रहा है। तो अपनी भावनाओं को उसकी भावनाओं के साथ लिंक करके जो है उसके दर्द को समझने का गुण जो है वो समानुभूति का गुण होता है। सहिष्णुता होता है, टॉलरेंस का गुण होता है, यानी कि दूसरों को सुनने का गुण होना चाहिए आप में। दूसरा चाहे मतलब आपके विरोधी विचारधारा के हैं, लेकिन विरोधी विचार को आपको सुनने का आपके अंदर गुण होना चाहिए। ये गुण भी एक सिविल सर्वेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसको लोगों की बात सुननी पड़ेगी उसको। क्योंकि कई बार जैसे बड़े बड़े ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं, कई लोग अपनी मांगें लेके आते हैं, और हो सकता है आप उनकी मांगों से सहमत नहीं हो, लेकिन यूँ नहीं कि मैं उनकी बात सुनूंगा ही नहीं। आप उनकी जो है वो बात सुनोगे और उसमें जो है उनकी बात रखोगे, ठीक है। ऐसे ही जो है वंचित वर्गों के प्रति करुणा, यानी कि उनके प्रति दया, ममता का भाव रखना। लोक सेवा के प्रति निष्ठा रखना, यानी कि अपने काम, जो भी आपको कोड ऑफ एथिक्स, जो आपको सुबह से शाम तक आपको काम करना है, जो भी काम कितने तत्परता से करना है, वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। राजनीतिक तटस्थता यानी किसी दल के प्रति आपका झुकाव नहीं रखना, कोई भी एक दल के प्रति, ना तो उसके प्रति आपका जो है वो विरोध होना चाहिए, ना ही उससे जो है वो ज़्यादा ऐसे झुकाव होना चाहिए, आपको तटस्थ रहना उसमें।
ऐसे ही जो है वो अध्यवसाय या जो दृढ़ता का गुण होता है, यानी कि लंबे, जब कोई रास्ता बहुत लंबा होता है जिसमें मंजिल दूर होती है, तो उसमें उस रास्ते में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उनसे डट कर मुकाबला करना और अपने आप को आशावादी बनाए रखना। आजकल इस अध्यवसाय के गुण का जो है सिविल सेवा में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जिसको जो है वो सबसे ज़्यादा एक सिविल सर्वेंट में जो क्वालिटी मानते हैं वो ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका संसाधनों की कमी होती है, लेकिन आपको जो है वो काम करना होता है, तो आपको धैर्य का गुण डेवलप करना होता है। तो ये एक सिविल सेवा के जो है वो मेन बुनियादी मूल्य होते हैं। एक सिविल सेवक में कौन से सद्गुण होने चाहिए, यानी वर्चू कौन से होने चाहिए, तो उसमें सादगी हो गई, विनम्रता हो गई, न्यायप्रियता, कठोरता, ये सब जो है उसके अंदर वर्चूज होने चाहिए। तो ये इसमें मेन जो थे वो मूल्य होते हैं। अब इनका निर्धारण कैसे मतलब किस प्रकार ये प्रभावित होते हैं, तो इसके अलग अलग कारक होते हैं। जैसे सामाजिक कारकों को देखें तो समाज कैसे प्रभावित करेगा, यानी कि समाज के मूल्य अगर अच्छे मूल्य होंगे तो सिविल सेवा में भी वो अच्छे मूल्य आएंगे। अगर वहाँ पे जो भ्रष्टाचार आदि को गलत माना जाएगा, भ्रष्टाचारी का जो बहिष्कार होगा, तो सिविल सेवा में भी जो भ्रष्टाचार को बुरा माना जाएगा। और समाज भ्रष्टाचार को अच्छा मानेगा, क्या है कि तो कॉमन सी बात है, सबको करना ही चाहिए। तो इसमें फिर लोगों को जो है वो इससे सिविल सेवकों को भी इससे बढ़ावा मिलता है। इसलिए अगर धन का महत्व बढ़ेगा समाज में, तो फिर सिविल सेवक भी जो है वो धन की ओर आकर्षित होंगे। परिणाम सापेक्षवाद होगा, यानी कि आप हर चीज़ फल देख के करोगे कि मेरे को ऐसा मिलेगा तो ही मैं करूँगा। इस तरह का काम करोगे तो फिर आप नैतिक नहीं बन पाओगे, ठीक है। ऐसे ही जो है साधन की पवित्रता बल नहीं दोगे, यानी कि आपका उद्देश्य तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन आप साधन जो उसके लिए जो मीन्स जो आपको यूज़ करने हैं वो आपके जो है वो पवित्र नहीं है, तो भी जो है वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो सामाजिक कारक कैसे जो एक मूल्य को प्रभावित करते हैं कि धन का महत्व, परिणाम सापेक्षवाद, साधन की पवित्रता बल लेना, अगर ये होते हैं तो फिर वो मूल्यों को प्रभावित, यानी मूल्यों के ह्रासमान में भूमिका निभाते हैं। कानूनी कारक कैसे मूल्यों को गिरावट में योगदान देते हैं, तो जैसे न्याय तंत्र में शीघ्र न्याय नहीं मिलना, सुस्पष्टता नहीं होना, ठीक है, और राज्य में भी जो है स्थिति का मजबूत नहीं होना। तो ये सब जो है कानूनी कारक भी जो है एक प्रशासक को नैतिक बनने से रोकते हैं। अगर प्रशासक को अच्छा नैतिक बनाना है तो इनकी मजबूती आवश्यक होती है। जल्दी शीघ्र न्याय होना चाहिए और पूरा सुस्पष्ट होना चाहिए। किसी भी अपराधी जो निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कहा जाता है जैसे कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी जो सजाई जो है उसको 10-10, 20-20 साल तक नहीं मिलती, उसके बाद मिलती भी है तो वो छूट जाता है। तो फिर जो भ्रष्टाचार का दमन कैसे होगा, फिर तो जो ईमानदार है वो हतोत्साहित होंगे, वो कहेंगे यार भ्रष्टाचारी को सजा ही नहीं होती, फिर हम क्यों ईमानदारी का जो छोला ओढ़ के बैठे। तो इसके लिए क्या है, भ्रष्टाचार का जो है तीव्र निर्णय होगा, उसको जेल होगी, उसको जो दंड मिलेगा, और ईमानदार को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो ईमानदार बनने को प्रेरित होगा, ठीक है। राजनीतिक कारक, यानी कि अगर राजनीति में जैसे राजनीति अपने अनुकूल मूल्य बना लेती है, ठीक है, जैसे तानाशाही और राजतंत्र होते तो वहाँ पे जैसे मूल्यों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ पे मतलब दब्बूपना जो है प्रशासन में आ जाता है, ठीक है, वहाँ आज्ञाकारिता पे ज़्यादा बल दिया जाता है। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर सबकी बात सुनी जाती है, तो प्रजातंत्र के अंदर जो है नैतिक मूल्य का विकास जल्दी से होता है, ये अपने को ध्यान रखना आवश्यक होता है। ऐसे ही जो है हम आगे देखें तो जो सिविल सेवा के मेन मूल्य है वो है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता देखिए क्या होती है, तो वस्तुनिष्ठता मतलब कि आपको वैचारिक, यानी कि विचारों के अंदर, और भावनात्मक, आपकी भावनाओं के जो पूर्वाग्रह होते हैं, यानी कि पहले से आपने किसी के बारे में सोच लिया कि ये तो ऐसे ही है, जैसे किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में आप सोच लेते ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो आपने पहले से ही पूर्वाग्रह बना लिए, वो चीज़ें वस्तुनिष्ठता में नहीं चलती। वस्तुनिष्ठता में तो उसकी अगले की बात भी आपको सुननी होती है, भले ही वो आपको लग रहा हो कितना गलत, लेकिन जब आप बात सुनेंगे तो क्या पता आप गलत हो, वो जो कह रहा हो वो सही हो। तो दूसरों की बात सुनना है, यानी कि वैचारिक और भावनात्मक पूर्वाग्रहों से परे रहकर जो है यथा स्थिति के अनुसार, यानी उस स्थिति पे कैसा गुण है उस पे जो है तथ्यात्मक और तार्किक निर्णय करने का गुण जो होता है वस्तुनिष्ठा होता है। यानी अपने विचार और भावनात्मक जो पूर्वाग्रह होते हैं उनसे आप जो है दूर रहो, यानी अपने वो जो भी विचार है वो घर में रख के आओ। जब आप नौकरी पे होते हो तो आपको वहाँ के जो कोड ऑफ एथिक्स है उसका पालन करना होता है, और जो भी तथ्य होते हैं कि वास्तव में जो है तथ्य किसकी ओर है, सबूत किसकी ओर है, तो सबूतों को देख के निर्णय होता है, ठीक है। और तर्क के आधार पर निर्णय होता है कि अब इसका निर्णय इस तरह से करेंगे तो ही सही होगा, ठीक है। तो इस तरह का निर्णय करने का गुण जो होता है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ निर्णय के क्या गुण होते हैं, तो एक तो जो है ये पूर्ण सत्य होते हैं, यानी कि आपने पूरा एकदम एग्जैक्ट स्थिति के आधार पर डिसीजन मेकिंग की है, ठीक है। फिर आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से करोगे तो आप किसी को बताओगे, या फिर जनता, प्रभावित जनता भी देखेगी तो वो लोग भी स्वीकार करेंगे, तो ये अधिकतम स्वीकार्य होता है। फिर ये व्यक्तिगत चेतना के आधार तत्वों से प्रभावित होता है, यानी कि वास्तव में जो उस स्थिति के अनुसार कैसा निर्णय होना चाहिए था वो भी डिसाइड करता है, ठीक है। और फिर वस्तुनिष्ठ और निष्पक्षता का ही व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठता अगर पूछी जाए आपको 2 शब्दों में, वस्तुनिष्ठता 20 शब्दों में पूछी जाए या 15 शब्दों में पूछी जाए तो क्या लिखोगे कि वैचारिक और भावनात्मक पूर्वाग्रहों से परे रहकर यथा स्थिति के अनुसार
तथ्यात्मक और तार्किक निर्णय निर्माण का गुण वस्तुनिष्ठता कहलाता है। ये जो है अधिकतम स्वीकार्य होता है, व्यक्तिगत चेतना के तत्वों से प्रभावित रहता है और निष्पक्षता का व्यापक रूप होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखें अगर प्रतिबद्धता को देखें, प्रतिबद्धता यानी कि जो आपकी सर्विस के प्रति आप देखो, जो भी आपका जॉब की ड्यूटी होती है उसके प्रति आप प्रतिबद्ध हो कि नहीं हो, ये देखने के लिए तो प्रतिबद्धता जो है इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो होता है संकीर्ण प्रकार का, संकीर्ण यानी कि एक मतलब छोटा सा उसका दायरा हो गया और एक व्यापक प्रकार का हो गया। संकीर्ण प्रकार में क्या होता है कि केवल आप राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति यानी जो मंत्रिमंडल है वो जो काम करते हैं वो ही कर रहे हो आप, ठीक है, उनके प्रति पूरी प्रतिबद्ध हो, सरकार की नीतियों के प्रति पूरी प्रतिबद्ध हो, तो वो एक छोटा सा संकुचित रूप हो गया। बड़ा रूप तो ये हो गया कि आप मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हो, आप संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हो, ठीक है, इस प्रकार की प्रतिबद्धता होती है, वो व्यापक प्रतिबद्धता होती है। यानी कि जो संवैधानिक नियम होते हैं, कानूनी पदीय कर्तव्य होते हैं, इनके प्रति जो है वो प्रतिबद्धता, ठीक है, ये जो है वो क्या कहते हैं प्रतिबद्धता होती है। अच्छा, वस्तुनिष्ठता जो ये प्रतिबद्धता जो प्रतिबद्धता होती है यानी कि पूरी तरह से किसी के प्रति आप पूरी तरह से वो जो कह रहा है लकीर के फकीर भी नहीं बनना है, ठीक है ना, वो भी सही नहीं होता है, क्योंकि आप भी एक मनुष्य हो, आप समाज से आए हुए हो, तो 100% प्रतिबद्धता सुनिश्चित जो नहीं होती है, लेकिन अधिकतम होनी चाहिए, ये उसमें रखते हैं। क्योंकि एक सिविल सेवक पे मूल्य होते हैं, उसके संस्कार होते हैं, वो भी एक परिवार जो एक समाज का अंग होता है, तो समाज के मूल्य उसको प्रभावित करता है, उसको भी वोट देने का अधिकार होता है, तो वो भी तो अपना वोट किसी न किसी दल को तो देता ही है, तो उसके कुछ तो धारणाएं जो है किसी पार्टी के प्रति होती है, इसलिए 100% नहीं होती, लेकिन अधिकतम स्वीकार्य होना चाहिए कि भाई 70% 80% इतना तो होना ही चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये एक प्रतिबद्धता के गुण होते हैं। अब लोक सेवा में जो है आपको वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रशिक्षण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक तो जो आपको वस्तुनिष्ठता क्या होती है और कैसे निर्णय लिया जाता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से की जाती है, कैसे लोगों को सुना जाता है, इस चीज़ का जो है प्रशिक्षण कराया जाए उनको, ठीक है। और लोक सेवा में जैसे भर्ती के टाइम भी आप ऑब्जेक्टिविटी चेक करो, आप जब आप उनका इंटरव्यू लेते हो तो ये चेक करो, उनको ऐसी केस स्टडीज ऐसे इनको जो है वो स्थितियाँ दो कि उसमें वो कैसा निर्णय लेते, तो उससे पता लग जाता है कि ये बंदा ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अगर टेस्ट करके किसी सिविल सर्वेंट को लेते तो उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण रहता ही है और उसमें ट्रेनिंग से और ज़्यादा उसको सिखाया जा सकता है। तो ये इसमें जो है वो मेन रहते हैं। उसके बाद अगला मूल्य अपन देंगे करुणा का मूल्य। करुणा यानी कि जिस किसी के प्रति जो है अपन दया इस तरह का भाव रखते हैं, तो बौद्ध धर्म में इस पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज दे रखा है। करुणा का मतलब होता है कि दूसरों की संवेदना और भावनाओं को समझना, फिर उसको दूर करने का भाव भी होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे खाली समझ लेते हो, दया का भाव जैसे कि कोई गरीब है तो आप बेचारा गरीब है इस तरह सोचते हो, बेचारे का कल्याण होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ऐसा करके आप व्हाट्सएप पे कमेंट लिख दोगे या फिर फेसबुक वगैरह पर कमेंट लिख दोगे, वो जो है वो उसके प्रति करुणा नहीं होगी, वो तो केवल दया का भाव हो गया कि दया आ गई उसके ऊपर, ठीक है, ये नेगेटिव रूप है उसका। करुणा का मतलब तो आपने उसको महसूस किया कि हाँ जो है ये गरीब है, ऐसे फिर आप खुद ही आगे बढ़ के जो है उसकी जो भी सहायता हो सकती है आपने की, या लोगों से करवाई आपने, आगे जाके लोगों से पैसे इकट्ठे किए या उसको जो कोई काम दिलवाया, तो वो जो है वो करुणा का भाव होता है। तो ये जो है उसकी संवेदना और भावनाओं को समझकर सहायता करने का भाव पैदा करना, वो करुणा कहलाता है, ठीक है। इसमें दो पक्ष होते हैं, तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक यानी कि आपके जो कॉग्निजन होता है, यानी आपके सोचने समझने में आपकी जो इंद्रियों द्वारा जो काम कंट्रोल होता है ना, उनमें संज्ञान में आता है ना, वो तो आते हैं जो है संज्ञानात्मक भाव। और एक आपकी भावनाओं मन में आता है, ठीक है, एक तो मन में ही रहता है वो, और एक आपके हाथों पे या मुंह पे ये आता है, वो संज्ञान में भाव आ गया, आप जानबूझ के कोई चीज़ करते हो, ठीक है। तो दो पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष, ये करुणा के होते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक में क्या होता है कि वो जान लेता है, समझ लेता है, उसको दूर करने का भाव भी रख, जैसे आपके मन में आया, समझा आपने कि बेचारा गरीब है, तो आपने जाके उसकी सहायता कर दी, उसको पैसे दे दिए या उसको काम दे दिया, तो ये संज्ञान में आएगा। भावनात्मक यानी कि उसमें जो मन में उसके प्रति सहायता रखना कि हाँ मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं सहायता करूँगा, शायद इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये जो करुणा का भाव होता है, और करुणा का जो है बौद्ध धर्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूल्य कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने करुणा पे बहुत ज़्यादा बल दिया है कि जीवों के प्रति करुणा का भाव रखो, तो महात्मा बुद्ध ने जो है करुणा को सर्वोच्च मूल्य माना है। और जो भी वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए करुणा जो एक सर्वोच्च मूल्य होता है, इसलिए इसका सिविल सेवा में पालन किया जाना चाहिए। अब करुणा और दया में क्या डिफरेंस होता है, अभी अपने देखा ही है कि दया और करुणा, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो करुणा और दया जो है वो अगर देखें तो करुणा जो है वो एक सामान्य भाव होता है, और दया जो है वो विशिष्ट भाव होता है। सामान्य मतलब करुणा तो आप सबके प्रति रख सकते हो कि भाई प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखो, ठीक है, जीवों के प्रति करुणा का भाव रखो। दया का मतलब एक विशेष व्यक्ति पे है या विशेष वर्ग पे आपको दया है कि इस व्यक्ति पे मेरे को दया आ रही, तो विशिष्ट व्यक्ति के प्रति आपका जो है वो भाव होगा, वो दया का भाव होगा, ठीक है। करुणा में तो जो व्यक्ति है ना
आप किसी के प्रति करुणा रखते हो तो व्यक्ति अपनी पीड़ा दूर करने का भाव जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो है वो दया में जो है वो दया आती है किसी के ऊपर, तो आप उसमें समर्थ, खाली दया रख दी आपने, आप उसकी मतलब आप किसी के प्रति करुणा रखोगे तो आप उसकी पीड़ा को दूर करने का भाव होगा तो आप जाकर उसकी हेल्प भी कर लोगे। दया में तो केवल दया रख लिया, आप उसकी हेल्प करने का कोई फिक्स नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये दया का होता है। करुणा जो है वो कि भी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखो, तो ये एक स्थायी भाव हो गया, हमेशा ही रहता है ये। दया तो जैसे किसी को आप संकट में देखोगे उस टाइम ही आपको स्पेशल उस टाइम ही आएगा, ठीक है। तो ये अस्थायी टाइप का भाव होता है। और दया जो है तात्कालिक होता है, उस टाइम ही आया। और करुणा जो है एक आपका व्यक्तिगत समष्टिगत जो ये क्या कहते हैं, करुणा जो है ना वो समष्टिगत यानी पूरी सृष्टि के प्रति आप करुणा का भाव, जैसे पूरे प्राणियों के प्रति समष्टिगत हो गया। दया का मतलब होता है कि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, किसी विशिष्ट वर्ग के प्रति, ये व्यक्तिगत भावना होगी, ठीक है। ये दया और करुणा में मेन डिफरेंस होता है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि करुणा और दया में क्या डिफरेंस होता है। तो करुणा जो है वो एक तो सामान्य भाव होता है, दया विशेष भाव होता है। करुणा जो है समष्टिगत होता है यानी पूरे एक सृष्टि के प्रति होता है। दया जो व्यक्तिगत होता है। करुणा जो है वो स्थायी प्रकृति की होती है, दया जो है वो अस्थायी प्रकृति की होती है। करुणा जो है वो क्या कहते हैं, करुणा जो एक स्थायी भाव होता है, दया जो है तात्कालिक भाव होता है। करुणा में व्यक्ति जो है उसकी हेल्प कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन दया में जो है वो करने का भाव नहीं रहता है, ठीक है। इस खाली उस पर एक मतलब उसके प्रति एक गुड सिंपैथी टाइप का भाव होता है उसमें, ठीक है। अब एक करुणा की थकान भी होती है, यानी कि जैसे डॉक्टरों को बोला जाता है कि आप करुणा रखो, मरीजों के प्रति आप अच्छा व्यवहार रखो, ऐसे हर एक व्यक्ति को बोला, जब जो भी आपके पास जो क्लाइंट आए उसके प्रति आप दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो। लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, ये क्या है कि रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही इनके सामने एक्सीडेंट हुए आते हैं, किसी के हाथ पैर कटे हुए आते हैं, ठीक है। तो लगातार देखते थे, स्टार्टिंग में नए नए आते तब तो वो खूब जो है करुणा दया का भाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर इनकी जो है करुणा है वो खत्म होती जाती है। फिर वो मतलब एक रिजिड इंसान हो जाते हैं, फिर उनको मतलब थकान हो जाती है कि वो किसी के प्रति करुणा भाव रख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कि उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हो गई है बिल्कुल, रोज रोज कितनी करुणा निकाले बाहर, ठीक है। तो करुणा की थकान किन में देखी जाती है, एक तो डॉक्टर्स में है, नर्स में है, इनमें जो है वो देखी जाती है कि लंबे टाइम तक ये करुणा का भाव रखते हैं ना, तो इनमें करुणा के भाव का लोप हो जाता है। इसको जो है वो करुणा की थकान बोलते हैं, उसके प्रति उदासीन हो जाता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, ठीक है, इनमें करुणा की थकान होती है। उसके बाद अगर आगे देखें हम तो परानुभूति और सहानुभूति का गुण। परानुभूति का भी जो है सिविल सेवा में बहुत इंपॉर्टेंस बताई जाती है और वर्तमान में इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। परानुभूति यानी पर अनुभूति, यानी पर यानी दूसरा, उसके जैसी अनुभूति करना, यानी वो क्या सोच रहा है उस संकट की घड़ी में, ठीक है। जैसे किसी को लग रही, किसी को मतलब जैसे दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी के जैसे कोई परिजन की जो डेथ हो गई, तो वो उस टाइम उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो आप उसके स्तर पर जाकर जो है उस गुणों को महसूस कर पाते हो, उस भावनाओं को महसूस कर पाते हो। ये परानुभूति का होता है। और सहानुभूति का मतलब तो आप अपने लेवल पे ही हो और खाली जो ये महसूस करके हाँ बेचारे के जो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आप सहानुभूति में आपको रोना नहीं आएगा, लेकिन परानुभूति में अगर सही तरीके से लिंक बिठा लोगे तो आपको खुद को रोना आ जाएगा। ये परानुभूति का गुण होता है। तो परानुभूति का अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी परानुभूति क्या होती है, तो एक ऐसा मानवीय मूल्य होता है जिसके तहत व्यक्ति जो है अन्य व्यक्ति की मनोदशा को सटीकता से समझता है और उसकी भावनाओं और संवेगों को उसी के स्तर पर जाके महसूस करने का भाव रखता है। मतलब इसको अब जैसे शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, मतलब अगला व्यक्ति है उसकी भावनाओं को समझना, उसके अंदर घुस गए, उसके शरीर में घुस गया वो पूरा, उसी के स्तर पर जाके समझ लिया, वो परानुभूति का गुण होता है। तो ऐसा मानवीय मूल्य जिसके अंदर कोई व्यक्ति जो है अन्य व्यक्ति के मनोदशा या मनोस्थिति को सटीकता से समझते हुए उसकी भावनाओं और संवेगों को उसी के स्तर पर जाके महसूस करता है, उसको परानुभूति कहते हैं, ठीक है। और ये सहानुभूति का उच्च स्तर होता है, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है संज्ञान में, यानी कि हाथ पैर से आप जो है करोगे, आप बुद्धि से जो सोचोगे करोगे, वो संज्ञान में हो गया। भावना यानी मन में जो भावनाएं चलेगी आपकी। और एक सहानुभूति होता है, ठीक है। 3 गुण होते हैं इसमें। तो संज्ञानात्मक में क्या होगा कि आपको जो है वो किसी दृष्टिकोण को समझने, किसी काल्पनिक चरित्र को समझने की क्षमता होती है, मतलब आप उसको पूरी तरह से उसके अंदर उतर जाते हो और फिर उसकी सहायता करने का भाव भी रखते हो। सहानुभूति में केवल आपको सहानुभूति होगी। और भावनात्मक यानी कि जो आपकी भावनाओं में, मन में आपको बहुत बुरा लगेगा किसी को देख के, बुरा देख के, ठीक है। तो इसके भी आप 2 स्तर होता है। एक तो जो है उतला स्तर होता है, गहरा स्तर होता है। उतले स्तर में तो आपको थोड़ी सी टेंशन रह सकती है कि हाँ यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, बहुत ख़राब हुआ, ये हुआ। लेकिन एक और गहरा स्तर होता है जिसमें आप इतने ज़्यादा डूब जाते हो कि आप खुद भी टेंशन में आ जाता हो कि इतना बुरा क्यों हो रहा है, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाली स्टेज है वो बहुत ख़राब है। परानुभूति का ज़्यादा गहरा स्तर भी जो होता है ना वो ख़राब होता है। ऊपर आप सतही स्तर तक रहते हो तो ठीक रहता है। तो इसके भावनात्मक जो है 2 तरह का होता है। एक तो प्रारंभिक होता है, इसमें चिंता का प्रारंभिक चरण होता है, उसमें आप दूसरे की हेल्प करने का गुण रखते हो। अंतिम चरण में जो तनाव का रूप ले लेता हो तो वो आपके लिए भी घातक हो जाता है।
तो आपको तो केवल परिभाषा पूछेंगे परानुभूति की। तो ऐसा मानवीय मूल्य जिसके तहत कोई भी व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को जो है, भावनाओं और संवेगों को उसी के स्तर पर जाके महसूस कर पाता है, उसको परानुभूति कहते हैं। और उसकी सहायता करने का भाव भी रखता है, ठीक है, ये परानुभूति का गुण होता है। अब परानुभूति का जो है डेवलपमेंट भी हो सकता है। परानुभूति का डेवलपमेंट मेन ट्रेनिंग से होता है, और एज बढ़ने के साथ साथ परानुभूति का गुण ज़्यादा आता है। बचपन में जैसे बच्चों में इतनी ज़्यादा परानुभूति का गुण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसको जो परानुभूति का गुण का डेवलपमेंट होता है। जैसे आप बचपन में देखोगे, अगर बच्चों को, क्योंकि बचपन में जैसे साइकोलॉजी में बताया जाता है कि जो बच्चा होता है ना, वो ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि वो अपने पास खुद की दुनिया बना लेता है, कि अहम के अंदर बात उसमें बहुत ज़्यादा हावी होता है, यानी कि हर चीज़ उसे चाहिए। जैसे आप घर में 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, तो घर में जैसे माता पिता कोई सामान लाएंगे ना, तो बच्चे आपस में लड़ेंगे कि ये मेरा है, मेरा देगा ही नहीं किसी, खिलौना भी है तो किसी को देगा ही नहीं। उसमें जो है सेल्फ ईगो की भावना ज़्यादा होती है कि मुझे चाहिए ये। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें समझ आती है, तो उसमें देने का गुण भी आता है। तो देने का गुण ही परानुभूति को दर्शाता है, यानी जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने का, उनको हेल्प करने का गुण जो है डेवलप होता है। पर यह है कि उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सिखाने से जो परानुभूति का गुण विकास हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि क्या परानुभूति का विकास कराया जा सकता है? हाँ, जरूर कराया जा सकता है। बचपन में जैसे 2 से 7 वर्ष की आयु में तो नहीं होता है, लेकिन 7 वर्ष के आयु के बाद जैसे उसको पारिवारिक माहौल मिलता है या फिर उसका प्रशिक्षण कराया जाता है, तो उसमें धीरे धीरे विकास होता है, और बढ़ती उम्र के साथ परानुभूति का गुण भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और महिलाओं के अंदर जो है परानुभूति का गुण ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा महिलाएं जो बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, किसी को भी देख के, जैसे कहीं पे ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कहीं पे कोई ऐसा रो रहा होता है, तो वो खुद भी भावुक हो जाती है। तो ये परानुभूति का गुण ही है, मतलब उसने सामने वाले के गुणों को उसके स्तर पर जाके महसूस कर लिया और उसको भी रोना आ गया, ठीक है। तो ये परानुभूति का गुण महिलाओं में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिविल सेवक में भी परानुभूति का गुण होना चाहिए। हालांकि सिविल सेवक को रोना नहीं है, उसको जो उसकी हेल्प करने का भाव रखना है, उसके प्रति उसके संवेगों को इस स्तर तक समझ लिया कि वास्तव में अगले को क्या पीड़ा हो रही है, फिर वो इस तरह समझेगा ना, तो जरूर इसकी हेल्प करने का उसमें गुण हो जाएगा। तो परानुभूति का गुण जो है सिविल सर्विस में इसलिए आवश्यक है, ठीक है, सिविल सर्वेंट में। उसके बाद अपन आगे देखते हैं परानुभूति और सहानुभूति में क्या संबंध होता है, ठीक है। दोनों में क्या तो डिफरेंस होता है, क्या उनमें जो है वो समानता होती है। तो दोनों की परिभाषा अगर आपको पूछे 5 नंबर में, परानुभूति और सहानुभूति में क्या डिफरेंस होता है तो या क्या संबंध होता है, तो पहले तो दोनों की डेफिनेशन बता दो। परानुभूति यानी कि यह सब मानवीय मूल्य जिसमें जो है किसी व्यक्ति के संवेगों और भावनाओं को उसी पे स्तर पर जाकर महसूस करने की क्षमता होती है, ठीक है। सहानुभूति में केवल जो है काल्पनिक चरित्र व्यक्ति में केवल दुख ही महसूस कर पाता है, वो सहानुभूति होती है, ठीक है। दोनों के भाषिक मूल जो है वो एक ही है, मतलब सहानुभूति परानुभूति दोनों एक ही भाषा से निकले हुए हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ऐसा होता है। अब अंतर क्या है, तो परानुभूति में तो क्या है कि उसकी पूरी समझने की योग्यता को दर्शाता है, ठीक है, और ये किसी भी स्थिति में संभव हो सकती है। इसका स्तर भी काफ़ी गहरा होता है, इसमें स्व और पर का भेद नहीं होता है, यानी आपने पूरे उस अगले के शरीर में ही उतर गए तो आप में स्व और पर का भेद खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये परानुभूति होती है उसमें जो परानुभूति में स्व और पर का भेद मिट गया, लेकिन सहानुभूति में स्व और पर का भेद रहता है, यानी आप उसकी सहायता करने का भाव तो है, लेकिन आप करो नहीं करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई अगर ज़्यादा उसमें लगता है तो वो सहायता कर भी लेते हैं, केवल हाँ भाई गरीबों के प्रति सहानुभूति दया रखनी चाहिए या करुणा रखनी चाहिए, और वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप वगैरह स्टेटस डाल के अपने जो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे जो वो सहानुभूति होती है। केवल परानुभूति यानी जो हेल्प करने का गुण होता है वो उसकी है, जो उसके स्तर पर जाके हेल्प करता है वो इसका गुण होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें अगर, तो अगला गुण है सहिष्णुता या टॉलरेंस, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहिष्णुता क्या होता है, यानी कि कोई भी आपका विरोधी है या नकारात्मक है उसको सुनने का आपके होना चाहिए। वाल्तेर जो एक बहुत बड़े जो फ्रांस में जो है राजनीतिज्ञ, मतलब एक राजनीतिक विचारक हुए हैं और जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष धर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, पर विचार व्यक्त करने की आपकी आज़ादी की मैं रक्षा करूँगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, यानी कि आप बोलो, मैं जो ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप बात तो रखो कम से कम। मुझे अच्छी लगेगी तो मैं जो है इसको एक्सेप्ट करूँगा, नहीं लगेगी तो मैं बोल दूंगा कि चलो कोई नहीं, इस तरह का है, ठीक है। तो सहिष्णुता का मतलब यही है कि अगले के विचारों को सुनने का आपके अंदर गुण है, भले वो कितना ही जो है बकवास कर रहा हो, लेकिन एक बार सुन तो लो, उसके बाद आपको लगता है कि गलत है तो बोल, आपकी इच्छा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन अगर उसमें लगता है कि वास्तव में उस बात में सच्चाई है तो जो है आपको उसको सुनना पड़ेगा इस तरह से। तो सहिष्णुता जो है वो नकारात्मक अर्थ में तो देखें कि मतलब टॉलरेंस का मतलब होता है कि जैसे टॉलरेट करना, किसी को टॉलरेट करना मतलब कि
आपके अंदर क्षमता है उसको दबाने की, फिर भी आप उसको टॉलरेट करे जा रहे हो, तो ये तो नकारात्मक अर्थ हो गया। सकारात्मक अर्थ का मतलब कि आपने उसके विरोधी की विचारधारा को पूरे से सुना और फिर आपको लगा तो उसमें जो अमल किया और नहीं लगा तो नहीं किया, ठीक है। तो नकारात्मक अर्थ यानी नेगेटिव अर्थों में हर एक चीज़ की दो परिभाषा पूछी जाती है, अहिंसा की वगैरह सबकी। नकारात्मक यानी कि संकीर्ण अर्थ होगा, छोटा सा अर्थ होगा, और सकारात्मक का मतलब होगा जो है इसका वृहद परिप्रेक्ष्य में अर्थ होगा। तो नकारात्मक अर्थ में यानी कि विरोधी विचारधारा का दमन करने की शक्ति होने के बावजूद उसे सहन करना, और सकारात्मक अर्थ में जो है विरोधी को सुनने की क्षमता रखना, यानी उसकी बात को सुनना आपको, ठीक है। ऐसे ही जो है क्या नाम है, विरोधी विचारधारा का तार्किक और सही होने में स्वीकार भी कर लेना उसको। और इसके लिए वाल्टेयर ने कहा ही है, जो मैंने आपको बात बताई है, कि हो सकता है मैं आपके विचारों के से सहमत नहीं हूँ, लेकिन विचार व्यक्त करने की आपकी जो आज़ादी की मैं रक्षा करूँगा, ठीक है। और तो सहिष्णुता का गुण जो है किसी देश के लिए, एक सिविल सर्वेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो अगले की बात को ढंग से सुन सकता है। अब सहिष्णु समाज भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक जगह तो क्या होता है कि केवल एक प्रकार की विचारधारा ही चलती है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, वहाँ पे जो भी धर्म के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें थी उनको ही फॉलो करना है। अगर वो नहीं, उसके विरोध कोई बात बोलते तो वो मतलब सर तन से जुदा वाली जो है वो ये उक्ति वहाँ पे इस तरह से चल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होती है, ये जो एक प्रकार की संस्कृति होती है, ये सहिष्णु समाज नहीं होते, ये टॉलरेट नहीं कर पाते। टॉलरेट जो होते हैं वो दूसरों के विचारों को भी समझते हैं। वहाँ पे जैसे विविधता में एकता का सम्मान होता है, जैसे भारत के अंदर होता है, तो यहाँ सहिष्णुता का गुण सदियों से चला आ रहा है हमारे यहाँ। अमेरिका के अंदर भी सहिष्णुता का गुण जो है सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। तो सहिष्णुता के आधार पर संस्कृति होती है। एक तो एक संस्कृतिवादी होते हैं जो केवल एक संस्कृति को ही फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से कोई चीज़ नहीं है तो वो उसका दमन करने की कोशिश करते हैं, तो वो इनटॉलरेंट होते हैं, जैसे कि आप अफगानिस्तान के अंदर देख सकते हो। ऐसे ही एक मोज़ेक संस्कृति, मोज़ेक का मतलब होता है कि जैसे ये जैसे घर पे जो टाइलें लगाते हैं तो बहुत सारी जैसे कंकड़ी होती हैं छोटी छोटी, वो इकट्ठी करके सीमेंट लगा के उसको जो है पूरे एक जगह कर दिया जाता है। मतलब अलग अलग संस्कृति के लोग थे, उनको सबको एक कर दिया, सबको मिक्स कर दिया, इसको मोज़ेक संस्कृति बोलते हैं। इसको गलन प्राप्त संस्कृति भी बोलते हैं। और एक सलाद बाउल संस्कृति होती है। सलाद बाउल का मतलब एक सलाद के बाउल के अंदर जैसे ककड़ी भी है, टमाटर भी है, और प्याज भी है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें धनिया भी डला हुआ है। तो सब संस्कृतियाँ सामने सामने दिख रही है, लेकिन फिर भी एक जगह सलाद में इकट्ठी हो रखी है। तो ये भारत में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। ये सलाद बाउल प्रकार की संस्कृति होती है। तो ये सहिष्णुता के आधार पर ही इनका डिवाइडेशन किया जाता है। अब सहिष्णुता का क्या महत्व होता है एक समाज के लिए, एक सिविल सेवक के लिए क्या महत्व होता है? तो एक तो जैसे एक देश के लिए क्या होगा कि वो विविधता में एकता को बल देगा, उसमें लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देगा वो, ठीक है। और नवीन जो मौलिक विचारों की प्राप्ति होगी, अलग अलग प्रकृति के लोग होंगे तो वो अलग अलग विचारधारा रखेंगे, तो नए नए विचार आपके सामने आएगा। एक प्रकार संस्कृति केवल एक प्रकार के विचार ही रहेंगे, तो नए नए विचारों की प्राप्ति होती है। लोगों की नैतिक प्रगति इससे होती है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी को इससे से बल मिलता है, यानी लोगों को बोलने का मौका मिलता है इसमें, ठीक है। और अतिवादी विचार जो होते हैं कि एक तरफा ही जो चलते हैं उनका हतोत्साहन होता है। अतिवादी जो हम कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसी भावनाएं जो है वो उनका हतोत्साहन होता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है वो जरूरी होता है, यानी सबके जो को एग्जिस्टेंस, एक देश की जो आवश्यकता, बोले आप बोले विविधता में एकता, नहीं सब लोग एक साथ रह रहे हैं, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो सहिष्णुता का एक जो है वो मूल गुण होता है। तो एक सिविल सेवक में भी जो है सहिष्णुता का गुण होना बहुत ज़रूरी है, कि वो भले ही जो है अगला जो है उसको एक बार ही लगता हो कि वो गलत है, लेकिन एक बार उसके विचार सुन के फिर उसको उस पर डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके लिए सहिष्णुता का गुण जो एक सिविल सेवक को फॉलो करना जरूरी होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं निष्पक्षता। निष्पक्षता जो है क्या होती है? तो निष्पक्षता के अंतर्गत इसमें जैसे निष्पक्ष रहना, आपको एक जो है क्या कहते हैं ना, किसी भी पक्ष की ओर आपका झुकाव नहीं रखना, यानी कि बिना किसी मूल्य या पूर्वाग्रह के आपको सत्य और वस्तुनिष्ठ आधार पर जो है वो निर्णय करने का जो गुण होता है उसको वस्तुनिष्ठ जो आपके क्या नाम है, ये निष्पक्षता बोलते हैं। यानी बिना किसी पूर्वाग्रह के आपको सत्य और वस्तुनिष्ठ आधार पर निर्णय करने का गुण जो है वो निष्पक्षता कहलाता है। अगर ये जो है इसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है, इससे पसंद के व्यक्ति को आप लाभ नहीं पहुंचाओगे, जिसको पसंद नहीं करते उसको हानि नहीं पहुंचाओगे। ये गुण इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ऐसे ही जो है निष्पक्षता साबित करने के लिए भी कभी आप निष्पक्षता कि भाई मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं, तो इसके लिए भी आपको निष्पक्षता का उल्लंघन नहीं करना है। ये निष्पक्षता का एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि निष्पक्षता के लाभ क्या होते हैं। तो एक तो क्या होगा कि जैसे बिना पक्षपात के आप कोई भी काम करोगे तो भ्रष्टाचार केवल पैसों से संबंधित ही नहीं होता। जैसे किसी नियुक्ति में आप निष्पक्ष तरीके से नियुक्त व्यक्ति को करोगे, पूरे प्रोसीजर जो उसके नॉर्म से उसके हिसाब से किसी को नियुक्त करोगे, तो आप सही व्यक्ति वहाँ पे, मेरिट वाला जो व्यक्ति वहाँ पे आएगा, तो वो भी एक प्रकार की निष्पक्षता ही है। तो भ्रष्टाचार को जो है वो खात्मा होगा इस प्रकार से। तो उससे जो है वो आपके
भाई भतीजावाद की समाप्ति हो सकती है, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो सकती है, राजनीतिक दबाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये जो है निष्पक्षता के लाभ होते हैं। उसके बाद जो सिविल सेवा में एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुण है जिसको बोलते हैं दृढ़ता, या जो है अध्यवसाय का गुण, परसिवरेंस जिसको बोलते हैं। इसका जो है दो नंबर में पूछा भी जा सकता है कि अध्यवसाय क्या होता है। तो कोई भी दूरगामी लक्ष्य है या कठिन उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होने तक धैर्य और आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना, यानी कि मिलेगा आपको, खाली खाली अपना कर्म करना है। जो भी आपको डिसाइडेड, आपको पढ़ाई का बोला गया तो पढ़ाई करना है, ठीक है। किसी भी सेक्टर में आपको जो भी उसके उस रास्ते के लिए जो आवश्यक गुण है वो करने हैं। आपको बार बार ये नहीं सोचना कि मेरे को परिणाम क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, ठीक है। और बीच में आपके काफ़ी सारी बाधाएं भी आएगी, कई सारी रुकावटें भी आएगी, तो उसमें जो है आशावादी बने रहना कि कोई नहीं, ये बाधाएं जो है ये रात भी ढल जाएगी, ठीक है। अगली सुबह जो है वो सुहानी आएगी। कि जो आपने एक वो फिल्म का गाना भी है, वो डोर फिल्म का, कि सूरज छिपाले नहीं, शान छुपाले सूरज, मगर रात को एक दिन ढलना ही है। तो यही है, मतलब कि आप एक बार मुसीबतें आ रखी है, लेकिन ये एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगी, एक ना एक दिन अपने को मंजिल साफ नजर आएगी। तो ये दृढ़ता का एक गुण होता है, यानी किसी दूरगामी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है आपको धैर्य बनाए रखना और उसके रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनका डटकर मुकाबला करना और आशावादी बने रहना, ये दृढ़ता या अध्यवसाय का गुण होता है। और इसको जो है वो परसिवरेंस कोशेंट भी बोलते हैं। तो परसिवरेंस कोशेंट को आजकल जो है वो IQ, EQ और एक SQ होता है जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है, उससे भी ज़्यादा बड़ा माना गया है और सिविल सेवा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। फिर अपन आगे देखें अगर, तो असंलग्नता या नॉन पार्टनरशिप, यानी किसी के प्रति संलग्न नहीं रहना। आपको किसी दल के प्रति आपको अपने जो है वो निष्ठा नहीं रखना, आपको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना है। यानी कि आपको किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं रखना, दलों के प्रति तटस्थ जो रहकर जो है राजकीय नीति को लागू करना। इससे क्या होता है कि आपके जो है वो नीति निर्माण में गुणवत्ता आती है, उनके क्रियान्वयन में भी गुणवत्ता आती है, ठीक है। समर्पण या डिवोशन, यानी कि आपके जो भी कर्तव्य आपको दिए गए हैं उनका आपको ढंग से पालन करना है। इसमें जो है लोक सेवा में जो कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की जो उच्च तीव्रता की जो भावना होती है उसको जो है वो आपके क्या कहते हैं, आपको समर्पण कहते हैं। यानी कि आप ऑफिस जाते तो ये नहीं कि जो है सुबह चले गए और उसके बाद वो जो है चाय पीने चले गए, अखबार पढ़ने चले गए, फिर उसके बाद बैठे थोड़ी बहुत मजाक गप्पे लड़ाई, फिर जितने लंच हो गया, लंच खाना खाने चले गए, फिर वापस आए तो इधर उधर 2-3 फाइलें देखी और शाम हो गई, शाम को घर चले गए। इसके बजाय आपको जो सुबह 9:30 बजे आते हो तो वहाँ पर जो भी आपको काम डिसाइडेड है वो पूरा काम करना। और 6 बजे ही नहीं, आप अगर काम ज़्यादा है तो आप 7 बजे तक रुक के भी काम कर सकते हो। कभी एक्स्ट्रा काम होता है तो आप जब आपकी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, वहाँ पे भी जाके आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये समर्पण का गुण होता है। और नीतियों के प्रति भी समर्पण, जो भी आपने काम हाथ में लिया है वो अच्छे से करने का गुण होता है, जो डिवोशन का गुण होता है। ये एक सिविल सर्वेंट में जो है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो किसी संगठन या मूल्य के प्रति आपको सब कुछ अर्पण करने का भाव जो होता है वो समर्पण का भाव होता है। इससे क्या आपको कार्य बोझ नहीं लगता है, हर काम में आपको मज़ा आता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है फिर आपको, ठीक है। और आपकी उत्पादकता दक्षता में भी आपकी वृद्धि होती है और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता में आपकी वृद्धि होती है, ठीक है। और किसी व्यक्ति या विचार धर्म के मूल्य में जो है आपके ये क्या कहते हैं ना, निष्ठा उसमें जो डेवलप होती है, ठीक है। अब प्रतिबद्धता जो है आपकी किसके प्रति होनी चाहिए? प्रतिबद्धता आपकी जो है वो संवैधानिक मूल्यों के प्रति होनी चाहिए, आपके जो कार्य है उसके प्रति होनी चाहिए, सामाजिक न्याय के प्रति होनी चाहिए, जन कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए प्रतिबद्धता आपकी होनी चाहिए, ना कि जो आपकी प्रतिबद्धता किसी राजनीतिक दल के प्रति या जो है किसी राजनेता के प्रति ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रतिबद्धता एक मूल्यों के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमने मूल्यों के अंतर्गत इसका भाग पहला जो है आज देखा है। इसका भाग सेकंड हम अगले वीडियो के अंदर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके जो मेन मूल्य हमने देखे हैं, वस्तुनिष्ठता, प्रतिबद्धता और जो है समर्पण का गुण हो गया, सहानुभूति, परानुभूति, करुणा का गुण हो गया। ये एक सिविल सर्वेंट में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको 5 नंबर का सवाल पूछा जाए कि सिविल सेवा के जो है मेन मूल्य कौन से होते हैं, तो आपको इस तरफ से लिखना है कि वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता यानी कि बिना वैचारिक और भावनात्मक पूर्वाग्रह रखे तथ्य और तर्क के आधार पर निर्णय करने का जो गुण होता है वस्तुनिष्ठा होता है, ठीक है। ऐसे ही जो सत्यनिष्ठा अपन आगे देखेंगे, तो मन वचन कर्म में जो है शुद्धता रखना। समर्पण यानी कि अपने जो है वो लोक सेवा के प्रति जो प्रतिबद्धता का जो है वो या उच्च निष्ठा की भावना जो होती है वो प्रतिबद्धता होती है, समर्पण होता है। गैर पक्षधारिता यानी किसी भी जो राजनीतिक दल के प्रति जो है निष्ठा का भाव नहीं रखना या पूर्वाग्रह नहीं रखना, ठीक है आपको। और संवैधानिक उद्देश्यों के प्रति आपको जो है वो रखना है। करुणा यानी कि वंचित वर्गों के प्रति दया करुणा का भाव रखना, ठीक है। उनके जो है वो पीड़ा दूर करने का जो भाव होता है। परानुभूति का गुण होता है, यानी कि आपको जो है वो
किसी की भावना और जो संवेदनाओं को उसी के स्तर पर जाके समझने और दूर करने का जो भाव होता है वो परानुभूति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये जो सिविल सेवा के मेन मूल्य थे वो देखे। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे आगे जो इसका सत्यनिष्ठा है और इसका दार्शनिक आधार वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। और उसमें जो फिर उसके बाद अपन इस टॉपिक पे पूरे पे कौन कौन से सवाल बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है वो भी अपन आराम से देख लेंगे। थैंक यू।